का झूठ है, एक छलावा, एक फ्रॉड है। ये 2 नंबर के काम करते हैं। ये कहते हैं जज्बा अजबा कुछ नहीं। देखिए आजकल वो लड़ाई नहीं रही कि घोड़े के ऊपर बैठ के अब तलवार से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम गजवाए हिंद करेंगे। एक बटन दबाएंगे वहां पे सीधा पाकिस्तान के अंदर हर हर महादेव। देखिए ये फैक्ट है। आज की तारीख में क्यों पाकिस्तान कह रहा है कि ब्रह्मोस समझ में नहीं आ रहा? कहां गया तुम्हारा जज्बा? 5 ब्रह्मोस फायर करे, जज्बे से पकड़ लो, जेब में डाल लो अपने। इतना बड़ा जज्बा है तुम्हारे पास तो तुम्हें क्यों चाहिए एयर डिफेंस? तुम जज्बे से पकड़ के डाल लो ना अपने पास। तुम्हारे जज्बे वाली कौम हो, डाल लो जेब में अपने। नहीं, उसके लिए इनको एयर डिफेंस चाहिए और लोगों को जाहिल रख रखा है कि नहीं तुम जज्बे की बात करो। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इतने सारे हथियार जहां से भी इनको मिले हों, किसी का नाम जज्बा ही रख लेते हैं। जज्बे की बातें होती हैं और जज्बा केवल जबान तक होता है। भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी, भारत में पहली बार बना फोटोनिक राडार। अभी अलग अलग तरह आपने ब्रेवो सुन लिया, स्वाति सुन लिया, फोटोनिक सुनिए। अब फोटोनिक राडार डीआरडीओ ने बनाया देश का पहला ऐसा रेडार। ये रेडार स्टेल्थ फाइटर जेट्स और छोटे छोटे टारगेट्स को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीक से लैस है ये फोटोनिक रेडार। मतलब ये सिर्फ पकड़ेगा नहीं, ये सॉफ्ट किल भी कर देगा। क्या कॉमोडोर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार की बात करी कि बैटलफील्ड के अंदर जो वेपन्स हैं डिप्लॉयड उसको लोकेट कर लेता और पिनाका सिस्टम से उसको खत्म भी कर दिया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं फोटोनिक की। फोटोनिक का मतलब ही फोटोन यानी कि लाइट बीम जो होती है उससे होता है। तो यानी कि ये जो रेगुलर रेडार्स नहीं है, ये लाइट बीम का इस्तेमाल करते हुए रेडार्स हैं, तभी ये हाईली एक्यूरेट भी होते हैं और इनको ये स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे जहाजों को, छोटे छोटे ड्रोन्स को भी पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जंप है भारत की टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम इस बात पे पहुंचे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ना केवल इसके लिए अब अस्त्रा की भी बात इसके साथ ही जोड़ दूं एक लाइन में, जो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। गैलियम आर्सेनाइड पहले से यूज होता था रेडार्स के अंदर भी या सीकर्स के अंदर भी, अब गैलियम नाइट्राइड यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो उससे भी पावरफुल है, उससे भी दूर तक रेंज रखता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जंप है भारत के अंदर। अच्छा। रेडार्स के ऊपर, सीकर्स के ऊपर और साथ साथ में जो वेपन टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से इतनी तेजी के साथ बदल रहा है भारत का पैराडाइम इस मामले में। और तेजस से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, तेजस MK-1A के लिए दूसरा इंजन तैयार। जीई एयरोस्पेस ने भारत को सौंपा ये इंजन। L&T ने तेजस के लिए बनाए स्वदेशी विंग्स। तो अभी तक आपने रेडार के बारे में जान लिया, आपने मोटे तौर पर एक हमारे एपिसोड में ये समझ लिया था कि हमारे पास मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं। एक बार फिर ब्रह्मोस की भी चर्चा हो गई। अब जरा फाइटर्स के मामले में भी देख लीजिए आप। भारत धीरे धीरे इस एक मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और सर ये क्योंकि अभी आप लोग बात कर रहे थे स्टेल्थ की, आपसे अक्सर चर्चा होती है तो आप कहते हैं स्टेल्थ जितना ज्यादा हाइप्ड है दुनिया में, असल में स्टेल्थ उतना बड़ा सरप्राइज अब दुनिया के लिए रह नहीं गया है। उसका रीजन है जैसे अभी बताया कि जो फोटोनिक रेडार आ रहा है, फोटोनिक रेडार में स्टेल्थ करता क्या है? छुपा देता है। रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है वो रेडार को की किरणों को पकड़ लेता है। तो रेडार की निगाहों में ना आए ऐसा जहाज जो है उसको डिस्पर्स नहीं होता। तो रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन सा होता है? वो सारे के सारे एक्स रेंज वाले होते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी में काम करते हैं। बाकी जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिर देख लेगी। लेकिन वेरी लो फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम ये होती है कि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब फोटोनिक रेडार आएगा तो उसमें स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर वेरी हाई, वो अब्सॉर्ब नहीं होते, तो रिफ्लेक्शन होगा, रेडार पकड़ेगा। और एक और चीज आ रही है फोटोनिक रेडार के साथ साथ, जो फोटोनिक कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटिंग जिसको बोल रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा ये भी एक कंप्यूटिंग है व्हिच विल बी रियल टाइम एंड वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए तो स्टेल्थ कहाँ रहा? इसलिए मैं हमेशा से कभी से स्टेल्थ का मैं वो नहीं रहा, कहते हैं ना, बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं रहा। लेकिन अब ये भारत बात आपने जो इसकी बात की है तेजस वाली, तेजस में पॉइंट आई थिंक नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत जिस तरीके से फाइटर जेट्स के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसका डिपेंडेंस वाकई खत्म होता जाएगा? उसके अपने स्क्वाड्रन पूरे होते चले जाएंगे जितनी आवश्यकता कही जा रही है, अपने आप खुद ही बना के उससे पूरा कर लेगा, या आखिरकार विदेश से भी खरीदने पड़ेंगे? मेजर गौरव, देखिए मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। ये इतनी हैप्पी न्यूज नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हम कुछ भी बोल रहे हैं कि 2 इंजन आ गए, 4 इंजन आ गए। जब अमेरिका बहादुर का मन आएगा आपको 2 इंजन दे देगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझे 200 इंजन चाहिए, लो पैसे। अमेरिका कहता नहीं, हमारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, हम नहीं देते।
अभी तो ये 404 की बात चल रही है जिसमें हम लोग इतना खुश हो रहे हैं। अभी 414 की बात चलेगी इसके बाद मार्क 2 के लिए तेजस की। और जब तक ये इंजन की टेक्नोलॉजी आप अपने पास खुद की नहीं होगी पूरी 100%, आप ऐसे ही अमेरिका के पीछे जाते रहेंगे कि साहब आज एक आ गया, दो, ये कौन सी चीज है ये? व्हाट इज दिस कि आपने 2 दे दिए, 3 दे दिए, 1 दे दिया। अमेरिका की जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, आज की तारीख में अगर आप देखें एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर का जो बयान है, ठीक है, एंड फॉर आई एम जस्ट सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मैं लाइव शो में ये कह रहा हूं, थैंक गॉड वी हैव अ चीफ हु कैन स्पीक हिज माइंड। इसके लिए जो मॉरल कैरेक्टर चाहिए, जो एयर चीफ ने बोला है, सैल्यूट टू हिम एंड हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या स्टोरी है आज की तारीख में। आपके पास जो तेजस एयरक्राफ्ट है, ऑल सेड एंड डन, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज हैल, फैक्ट ऑफ द मैटर इज विदाउट इंजन योर एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, और 40 साल में हैल ने 40 एयरक्राफ्ट नहीं दिए। ये एयर चीफ का बयान है, मेरा बयान नहीं है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। 59% हमारी इंडिजनाइजेशन होगी एयरक्राफ्ट की बिना इंजन। तो मतलब आत्मनिर्भरता 59% ही रही बगैर इंजन के। बगैर इंजन के। और अब इसका रेट ऑफ इंडक्शन भी देख लें। 6 जहाज आएंगे मार्च 2026 तक, 16 आएंगे मार्च 2027 तक। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे को एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत है, चाहे हम Su-57 चूज करें। मैं कभी नहीं कहूंगा F-35 लें, क्योंकि Su-57 के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सस्ता भी है, $40 मिलियन का है, और साथ में को प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमने Su-30 MKI के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो सकता है, और लॉन्ग टर्म हमारी जो हेल्प करेगा, हैंड लेकिन होल्डिंग सर आप ये करेगा। जो बता रहे हैं 59%, ये मार्शल सर, हाँ। ये आत्मनिर्भरता इंजन के मामले में कब आएगी हमारी? इंजन के वही बता रहे हैं, जो इसी बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए जो हमने लाइन सेटअप की है। पहले HAL ने 2 लाइन सेटअप की, 8 एक लाइन का प्रोडक्शन था, 16 थी, अब एक और सेटअप कर दिया है। इसका मतलब आप एरो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं 24 इन अ ईयर। लेकिन 2 इंजन मिलने से क्या होता है? 2 जहाज बनेंगे। 2 जहाज से कहाँ क्या होगा? और पूरे एंड तक आप जब जा रहे हैं तो आपको 6 इंजन मिल रहे हैं। इससे क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अच्छा। और जो एयरफोर्स ने डिक्टेट किया है रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो मांगा है, जो कहा है, जो बहुत सालों से आ रहा है, जो आप विंग्स की बात कर रहे हैं, जब मैं LNT में था, मेरे उसमें ये विंग बनता था। ओके, फैसिलिटी में। तो ये विंग तो हमने बना के रखे हुए, तो कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि इंजन नहीं आ रहे थे। इंजन चाहिए, और तो इंजन तेज बहुत रफ्तार बड़ी से चीज़ है। चाहिए। इंजन बहुत 24 इंजन चाहिए आपको हर साल 24 इंजन। तो फिर कब जाकर दिक्कत क्या है? गिरेगा? पहले ये खबर देख लीजिए, उस पर उसके बाद आते हैं कि दिक्कत कहां है। रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण जारी है। 25 घंटे की उड़ान का परीक्षण बाकी है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हो सकता है कावेरी इंजन का यूज। स्टेल्थ UCAV के लिए परीक्षण हो रहा है। अब जरा समझाइए सर इस खबर को, थ्रेड बेयर समझाइए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि ये घातक में एक्चुअली क्या था कि जो थ्रस्ट चाहिए था, दैट थ्रस्ट वाज नॉट इनफ फॉर तेजस। जो किलो न्यूटन इनको चाहिए था, आई थिंक इट वाज 72, 73 और समथिंग। 65 तक हम पहुंच गए। मतलब उसमें जो जोर चाहिए, बेसिकली जो हमें पुश चाहिए तेजस को फ्लाई करने के लिए। लोगों ने बीच में ये भी बोला कि कैन इट फ्लाई फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर? अरे भाई, यू कांट फ्लाई फ्रॉम द ग्राउंड आल्सो विद कावेरी। लेकिन कावेरी इंजन में फिर से जान फूकी गई, और फिर कावेरी से बोला गया कि घातक जो ड्रोन है हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, हमें नहीं इस्तेमाल करना तेजस में। कोई बात नहीं, आगे चल के ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे। अभी फिलहाल जितना थ्रस्ट मिल रहा है दैट इज गुड इनफ फॉर घातक ड्रोन। अच्छा। और घातक ड्रोन के साथ इस्तेमाल होके इट विल फ्लाई द घातक। अच्छा, और दोनों ADE जो है, जहां घातक बनता है, एरोनॉटिकल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, वो बैंगलोर में है। तो इस समय कावेरी वाला भी बैंगलोर में सर है। ये कावेरी और सैफरन भारत में इन दिनों इसकी चर्चा बहुत। चर्चा है, ये चर्चा आज से नहीं है, कई सालों से चल रही है। इस चर्चा में हम भी शामिल हुए थे। बात सिर्फ इतनी है कि किसके साथ हम गठजोड़ करें, कि कावेरी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमें 110 to 115 किलो न्यूटन का थ्रस्ट का इंजन दे सके उस वेट में। तो जो हमने टारगेट किया था कावेरी को 98 टन। दिक्कत कहाँ आ रही है? किलो न्यूटन के नंबर ऑफ इंजन्स के प्रोडक्शन में और वो थ्रस्ट जनरेट अभी हमने वो मटेरियल साइंस या वो टेक्नोलॉजी, वो हाई टेम्परेचर पर जो होता है, वो एक क्रिस्टल ब्लेड चाहिए, वो हम ही अपना नहीं बना पाए। अच्छा, तो ये सब फिर तो सबसे रिलायबल तो रशिया ही लग रहा है सर, जिसके साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। हाँ। देखिए, अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हम डेवलप कर रहे हैं, एमका कर रहे हैं, 15,000 करोड़ हमने पिछले साल दे दिए थे मार्च 2024 में, लेकिन उसका भी प्रोटोटाइप कब फ्लाई करेगा? 2027-28 पे, और उसका मिलेगा कब? 2035 में प्रोडक्शन शुरू होगा। तब तक तो पाकिस्तान 2 अभी लेने की कोशिश कर रहा है।
चीन के पास 200 J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अगर हमको कुछ भी करना है तो अभी Su-57 हमें आज लेना पड़ेगा, कल लेना चाहिए था पर आज लेना पड़ेगा। और साथ में रशिया हमको हेल्प करेगा स्टेल्थ इंजन डेवलप करने में भी, ये उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि साथ में, और एडवांस उसके लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स है जो Su-57 के साथ इंटीग्रेट हो। उनका रेडार जो है F-35 से बेटर रेडार है, और साथ में जो उसके रेंजेस हैं उसके वेपन सिस्टम्स के, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर हैं अमेरिकन वेपन सिस्टम से। प्लस हम रशियन सिस्टम्स के साथ यूज्ड टू हैं, तो हम इतने सालों से वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उनकी लैंग्वेज पता है, हमें पता है वो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और कैसे बिहेव करते हैं, और वो हमारे साथ थिक एंड थिन में खड़े रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इंजन के मामले में, ये इंजन को अगर हटा देते हैं आप, 59% आत्मनिर्भरता, कम से कम इस मामले में हम कुछ आगे प्रगति कर रहे हैं। हालांकि आसान नहीं होती है, ये अगर आसान होता तो कर लिया जाता शायद ओवरनाइट। इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों को टैकल करने के लिए तो हम वैसे ही बहुत आगे हैं, लेकिन थ्रेट है चाइना। इस बीच ये खबर देखिए कि डीआरडीओ के बड़े प्रोजेक्ट गांडीव पर एक अपडेट है। गांडीव प्रोजेक्ट के तहत बनेंगी घातक मिसाइलें। गांडीव प्रोजेक्ट में कई तरह की मिसाइलें बनाई जाएंगी, सीरीज ऑफ मिसाइलें होंगी, और गांडीव प्रोजेक्ट के तहत नाम तो सर अर्जुन के धनुष का दिया गया है, और उसी तरह अचूक होंगी ये मिसाइलें। काम भी वही है। जो गांडीव प्रोजेक्ट का मतलब है आपका अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 जो आजकल चल रहा है। और जब मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 बोलते हैं तो नेचुरली आपको समझ में आ जाता है कि रेंज बढ़ती जा रही है। तो लेटेस्ट जो है अस्त्रा मार्क 3 चल रही है, जिसका परीक्षण हुआ है। मैं तो मार्क 1, 2, 3 और इसमें ये समझता हूँ कि रफ्तार बढ़ती जा रही है। रफ्तार और रेंज, अच्छा दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों अच्छा। मिसाइल के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रफ्तार, रेंज, और उसको कम से कम आप देख सकें। तो उसकी जो आप देखेंगे उसका डायमीटर भी थोड़ा कम होता जाए, लिथैलिटी बढ़ गई, लिथैलिटी बढ़ गई, मतलब दिखना कम हो गया, उसकी मारक क्षमता बढ़ गई, मारक क्षमता बढ़ घातक गई, ज्यादा हो गई, लेकिन स्लीक हो गई, वो स्लीक हो गई, पकड़ने में कम आ रही है, अच्छा। स्पीड ज्यादा चल रही है और दूर से मारती है। ये सारी की सारी चीजें ओवरऑल जो सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्त्रा 1, 2, 3 बेटर एंड बेटर एंड बेटर नेक्स्ट जनरेशन। एक और इसमें एयर टू एयर मिसाइल में एक और गुण होता है, वो होता है जिसको बोलते हैं नो एस्केप जोन। नो एस्केप जोन जो है इसका बढ़ता जा रहा है। इसका जो है नो एस्केप जोन मतलब करीब 80 किलोमीटर है। ये नो एस्केप जोन मतलब जहां पर ये अचूक रहेगी, जितने अगर एरिया के अंदर अंदर इसको शिकार मिल गया, मतलब वो शिकार गया, निपट गया। वो नो एस्केप जोन जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सर आपके पास आ रहा हूं ये खबर बताने के बाद, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई खबर है। अस्त्र MK1 का कामयाब परीक्षण कर लिया गया है। सुखोई 30 MKI से किया गया परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर अभी अभी इसका हाल के ही दिनों में परीक्षण किया गया है। तो ये तो सर बड़ा हार्टनिंग होगा जब आप लोग ये इस तरह के परीक्षण देखते होंगे, तो ये आप लोगों की हिम्मत और हौसले और आत्मविश्वास को और बढ़ाता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो अस्त्रा 1 है उसकी रेंज है 80 से 110 किलोमीटर, लेकिन ये रेंज मैक्सिमम कहाँ आती है? जब दोनों जहाज एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों की स्पीड मिसाइल के अंदर मिल जाती है। अच्छा। तो उस वजह से इसकी रेंज सबसे ज्यादा है। अच्छा। अस्त्रा 2 की रेंज मतलब शिकार भी उधर से रफ्तार से आ रहा है और मिसाइल भी रफ्तार से जा रही है, और इसीलिए रिलेटिविटी की जो थ्योरी होती है उसके हिसाब से ये तेज हो गया। अच्छा। अब अस्त्रा 2 जो है वो 160 किलोमीटर की है, और अस्त्रा 3 जो है हम कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर से ऊपर 300 किलोमीटर तक उसकी रेंज गिनी जा रही है। अच्छा। और अस्त्रा 3 हमारे लिए इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो PL-15 है, एक्चुअल PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर, और PL-18 जो आ रही है उसकी 300 से 400 किलोमीटर। क्या बात। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही अच्छा, इसमें जो एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी बताई थी, वो नो एस्केप जोन ऐसा होता है कि सामने मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम रेंज है, लेकिन जब आप ऐसे जाते हैं तो आपकी रेंज बहुत कम हो जाती है, और जब ऐसे आते हैं तो और भी कम हो जाती है, क्योंकि अब जहाज जा रहा है उसकी स्पीड माइनस करनी पड़ती है। तो इस वजह से नो एस्केप जोन जो इन्होंने बताया था एयर मार्शल साहब ने, बहुत ही अच्छी चीज बताई थी कि आप कहीं से भी फायर कर लो, तब आप 80 किलोमीटर के अंदर जहाज को मार के गिरा ही दोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस समय आपका एयरक्राफ्ट जिससे आप फायर कर रहे हो उसको, उसका डायरेक्शन क्या है? किसी भी दिशा में हो, अगर आप फायर करोगे तो उस जगह पर छोड़ेगा नीचे कर दूसरे का टारगेट, दूसरे का। अच्छा, टारगेट का। और अगर आप आ गए तो आप भाग नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, अब ये कह रहे हैं अस्त्रा मार्क 3 का 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर मतलब आपका जो जहाज है अमृतसर के ऊपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, सुखोई। आपने अस्त्रा मार्क 3 फायर करी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी एयरफील्ड जो कि उस समय उस रेंज में हैं, वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है एट अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड, आप इंडिया में बैठे बैठे उनकी आवाज आप गिरा सकते हैं। और मान लीजिए वो जैसे इस बार कर रहे थे कि उधर सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ में अपने आप को उड़ा रहे थे, फिर क्या करेंगे?
अब वो हमें अलग बनाना पड़ेगा, कोई एआई वाला बनाना पड़ेगा जो, क्योंकि ये देखिए ये जो गिरी हुई हरकतें पाकिस्तान करता है ना, अब कोई ऐसा रडार बनाए जिससे गिरी हुई हरकतें पकड़ में आ जाए। गिरी हुई कि सिविलियन एयरक्राफ्ट के नीचे अपना एयरक्राफ्ट लगा दिया कि हमारे रडार में लगे सिविलियन है, चुपचाप। अब बताइए, अगर आप अपने खुद के लोगों को इतने खतरे में डाल सकते हैं कि वो मर जाएं सिविलियंस, कोई बात नहीं, और इंडिया को ब्लेम कर दें, तो देखिए गिरी हुई हरकतों का हमारे पास कोई रडार नहीं है, ना डीआरडीओ बना पाएगा। हाँ, गिरी हुई हरकतों का कोई तोड़ नहीं होता। ये एक फिल्म में था ना कि वो सब ले आओगे, लेकिन वो कहां से लाओगे, अभी मैं फैमिली शो में बोल नहीं सकता। लेकिन सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, जब ये आर्मी को या फोर्सेस को पता चलता है कि अब ये वाला हथियार भी आया, एक फौजी का या एक पायलट का ये देखने के बाद, जैसे इसका परीक्षण हो गया उड़ीसा में और ये देख लिया गया कि ये तो हमारा एकदम चाक चौबंद हिसाब किताब है, जी, हौसला किधर जाता है? देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक जमाना था कि आर्मी नेवी का, कभी नेवी हर समय आत्मनिर्भरता में आगे रही है, आज से नहीं कई दशकों से, नेवी का अलग मामला है, लेकिन हम लोग फिर आर्मी में सोचते थे, इवन इन द एयर फोर्स, कि सब ये बाहर से चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये बेहतर हो, ये इंपोर्टेड माल है, बेहतर है। इसलिए नहीं कि आर्मी और एयरफोर्स को इंपोर्टेड चीजें चाहिए थी, बट इसलिए कि भाई चाइना से बेटर है, पाकिस्तान से बेटर है, राइट? तो हमारे पास आज की तारीख में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये जो हमारा सामान जो हम बना रहे हैं ना, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड बाय एन इंडियन एंड इट इज बेटर देन व्हाट द चाइनीज हैव। तो ये समझ लीजिए कि जब आपने खुद, एक तो है कि बगल वाले शर्मा जी का बच्चा फर्स्ट आ गया, एक वो चीज होती है, एक आपका खुद का बच्चा फर्स्ट आ गया, खुशी दोनों में होती है, लेकिन इसमें खुशी में जमीन आसमान का। और पहले तो ये हिसाब था कि पास होने पे मिठाइयां बढ़ जाती थी, और अब टॉप होने के बाद भी ये देखा जाता है कि परसेंटेज क्या है, 90 है, 90 के ऊपर जा रहा है, कितना हो रहा है। ये जो कंपटीशन है भारत में, ये जो आया है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की थी, इसीलिए जीरो डिफेक्ट की बात की थी कि जब आप प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें जीरो डिफेक्ट हो, और ये दोनों ही बातें धीरे धीरे सच होती हुई दिखाई देती हैं। भारतीय सेना होगी और मजबूत। इसी नोट पर देखिए खबर, 1 लाख करोड़ के खरीदे जाएंगे हथियार। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी, 10 रक्षा सौदों को खरीद की मंजूरी। इसमें आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद शामिल है। तो ये जो कहते हैं ना कि आपका पूर्वाग्रह और दुराग्रह दोनों नहीं होने चाहिए किसी चीज को लेकर। आप ठीक है, आप निर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन तब तक आपको जिन चीजों की जरूरत है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं खुद ही बनाएंगे, नहीं तो फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, भले हमारे शत्रुओं की ताकत कितनी भी ज्यादा बढ़ती जा रही हो। बट दिनेश, सॉरी मैं बीच में आपको काट रहा हूं, इसमें से भी ज्यादातर पैसा भारत में खर्च हो रहा है, अपने ही यहाँ खर्च हो रहा है। ये समझाइए जरा कैसे हो रहा है ये? देखिए 1 लाख करोड़ में मैं आपको बता दूंगा, कोई चेक करवा ले, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, इसमें से 80 to 85% भारत की कंपनियों पे खर्च करा जाएगा भारत का इकोसिस्टम बनाने के लिए। हाँ, हो सकता है कुछ रैंडम चीजें आप इंपोर्ट करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर भारत में बनाया जाएगा। और जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सारा का सारा देखिए, जो वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या बोला था, डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि आप बनाइए हथियार सेना के लिए, टॉप क्वालिटी का हथियार बनाइए, वी विल बेरी यू इन ऑर्डर्स। उन्होंने लिटरली ये वर्ड यूज करा है, वी विल बेरी यू इन ऑर्डर्स। हम इतने ऑर्डर देंगे अपनी कंपनियों को, इतने ऑर्डर देंगे कि जो कंपनियां ये कहती थी यार आर्मी नेवी एयरफोर्स से तो ऑर्डर ही नहीं आते, आप ये बोलेंगे भाई साहब अब हम नहीं बना सकते, पीछे हट जाओ। और मैं जानता हूं, फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, एक मेरे जान पहचान के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक कंपनी में ड्रोन बनाते हैं, उनकी कंपनी के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। वो आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले कह रहे थे कि यार हम तो टेस्ट करवा रहे हैं, हो नहीं रहा, कुछ बिजनेस नहीं मिल रहा, क्या करें। अब उनको ऑर्डर मिले हैं, वो बंदा फोन कह रहा, सर आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे कल बात करूं। 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं भारत में, ये हाल हो गया है। गौरव, ये 1 लाख ऑर्डर जो है सारे के सारे इंडियन कंपनीज में गए हैं। अच्छा, ये सारे इंडियन कंपनीज पे हैं। तो फिर ये बाहर वाला मामला क्या है इसमें? फिर तो ये घरी वाला मामला है। घरी वाला मामला तो फिर ये बाहर वाला मामला क्यों हम कह रहे हैं कि ये लिए जाएंगे बाहर से? हाँ, ये सारे अपने हैं जो अच्छा, ये कुल मिलाकर इतना खर्च किया जाएगा और ज्यादातर खर्च भारतीय कंपनियों में ही किया जाएगा। मतलब ये पहले जो डिफेंस एलोकेशंस होते थे उसमें ज्यादातर आपका बाहर से सामान खरीदने में ही चला जाता था। अब भारत की कंपनियों को ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं और ये खर्च हो रहा है, तो एक तरीके से भारत का खर्च भारत में ही हो रहा है। नेगेटिव लिस्ट बन गई है, वो सामान आप बाहर से खरीद नहीं सकते। अच्छा, नॉट परमिटेड। हजारों आइटम्स की नेगेटिव लिस्ट बनी है, हजारों की। यू कैनॉट बाय, यू हैव। अच्छा देखिए, एक और चीज है, दोनों मेरे सीनियर्स हैं, मुझसे अग्री करेंगे। 19-20 का जो हम फर्क कहते हैं ना, अगर वो इंडियन है और वो 19 है,
यही बात एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बोली थी। अगर 19 है और कम है लेकिन वो इंडियन है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। आप देने वाले तो बनो, आई विल एक्सेप्ट। ओके ओके दो नंबर तो दो। तो सर ये जो मेजर अभी तक की आपकी बातों से मेरे को समझ में आया कि मेजर जगह भारत को जहां काम करना है वो है फाइटर जेट का इंजन। फाइटर जेट का इंजन और साथ में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो मूव कर रही है 6th जनरेशन में, और ड्रोन्स के ऊपर हमें काम करना, जो कि कर रहे हैं। और आजकल सारी भारत की कंपनीज है, चाहे हमने इजराइल के साथ किया हो स्काई स्ट्राइकर में या किसी और के साथ, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन भारत के अंदर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ड्रोन्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पे और साथ में इंजन पे काम करना। तो सर ये क्या मटेरियल साइंस वाले मामले में अगर हम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां उतने ताप को सहने वाला इंजन में हम कुछ लगा सकें, तो क्या हम इसको रशिया जैसे अपने किसी मित्र देश से ले सकते हैं या हम इसको बहुत जल्द डेवलप कर लेंगे? क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, रशिया तो ऑफर कर रहा है। हाँ। वो तो कह रहा है हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको, एक बार हमसे हाथ तो मिला लो। ओके तो ओके इसमें खास बात है दिनेश, हमें जियो लोकेट करना है मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में। ओके ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, यहाँ ओके। बनना चाहिए। रशिया तो सोर्स कोड देने को भी तैयार बैठा है। रशिया कहता है नासिक की फैक्ट्री में बनाओ SU-57। उसने फैक्ट्री तक आइडेंटिफाई कर दी है। कहता है आपने 230 से ज्यादा यहाँ से सुखोई 30 बनाए हैं, SU-57 इसी फैक्ट्री में बनाओ, हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, परफेक्ट है। तो Carry on। भारत के सामने डायलेमा क्या है कि कहीं काटसा ना लग जाए, दिनेश, सैंक्शन ना लग जाए। अच्छा, सही बात बताई, ओह, सही बात बताई। डर के आगे जीत है। और भारत ने कम से कम इधर दिखा दिया है कि भारत को डिक्टेट करा के कोई काम नहीं कराया जा सकता। भारत अगर अपनी मर्जी से अपने सौहार्द में यह समझता है कि यह काम भारत के लिए ठीक है तो भारत करेगा, वरना टैरिफ और ये तमाम दूसरे तरह की जो धमकियां हैं ना, वो भारत लेगा, उसको मोड़ेगा, कहेगा इसको जेब में डाल लो। उधर का इसी तरीके का न्यूक्लियर ब्लफ भी था ना, अक्सर निकाला जाता था, जेब में डाल दिया गया है। अब ये बाकी सब भी जेब में डाला जाएगा, धीरे धीरे इंतजार कीजिए। लेकिन आज की चर्चा बड़ी मजेदार रही। बहुत सारे ऐसे मामले जो आज तक हमने समझे ही नहीं थे, आप लोगों ने समझा दिए, वो भी इतनी आसान भाषा में। ये बड़ा तकनीकी और बड़ा पेचीदा मामला होता है। इसको वैसा बना के ये बड़ा गरिष्ठ खाना जैसे आपको बड़ा आसान दे दिया जाए जो आप खिचड़ी जैसा हजम कर सके, ऐसा आप लोगों ने दिया है। बहुत धन्यवाद आपका।